गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 6 के भूगोल के अध्याय 6 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में। यानी कि प्रमुख स्थल रूप, स्थल मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको स्थल कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं जल और स्थल दो ही चीज़ से पृथ्वी बनी है मुख्य रूप से। तो स्थल रूप के बारे में जानेंगे। आइए कुछ स्थल रूपों को हम चित्र में देखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये चित्र है, आप देख रहे होंगे। ये पर्वत है, ये पठार है, ये झील है, और यहाँ पे ये नीले कलर की जो ये लाइन है इसको नदियाँ कहते हैं। और जब नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाती है तो उसके बीच का ज़मीन होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। और जहाँ पे नदी किसी समुद्र से मिलती है उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। और जो स्थल किसी प्रायद्वीप को जोड़ता है दूसरी जगहों से उसको स्थल संधि कहते हैं। अब प्रायद्वीप क्या होता है कि वह स्थल का क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको स्थल क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद ये पहाड़ी है और ये घाटी है, और यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत श्रृंखला होती क्या है, तो एक ही लाइन से जो होती है। अब जैसे कि देख रहे हैं कि ये एक लाइन में है तो इसको हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये आप देख सकते हो यहाँ ये द्वीप है। और द्वीप के बीच में जो जल है तो इसी जल के द्वारा इस द्वीप से संपर्क किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं जल संधि। ठीक है, अब आगे देखिए। ये स्थल रूप जो होते हैं वो दो प्रक्रियाओं के यानी कि दो एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि फैक्ट्स है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी हो। यानी कि आपके आसपास जो ज़मीन है उससे जो ऊंची उठी हुई जगह है उसको हम पहाड़ी कहते हैं। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसको हम पर्वत कहते हैं। यानी कि 600 मीटर तक क्या है, पहाड़ी है, उसके बाद क्या है, पर्वत है। तो 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम की अगर बात करें तो वह है मैकाल, फिर है कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो ये सारी जो है ना पहाड़ी पर्वत जो है ना 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। अब आगे हम देखते हैं कि स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या कहा है कि जिस पर आप रहते हो। अब जैसे कि मान के चल सकते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, या फिर दिल्ली कहाँ पे है, भारत में है, या फिर हो सकता है आप हरियाणा में रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, किसी भी राज्य में, बिहार में रहते हो, किसी भी राज्य में होंगे भारत में। यानी कि है भारत में है तो एशिया में है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। और ये लगातार पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। देखिए, गति भी प्रक्रिया भी दो तरीके की होती है। एक होती है बाहरी, एक होती है आंतरिक, और दूसरी होती है बाहरी। तो पृथ्वी की जो पहली प्रक्रिया है यानी कि प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। यानी कि दूसरी क्या है कि बाहरी प्रक्रिया है। एक तो है अंदरूनी जो कि पृथ्वी के अंदर होती है, और दूसरी है पृथ्वी के बाहर जो होती है। तो वो जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है कि लगातार जो है ना कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ टूटती है। तो पृथ्वी के सतह यानी कि ऊपरी जो पोर्शन है, जो ऊपरी परत है, उसका टूट कर घिस जाने को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी के सतह यानी कि सबसे ऊपरी भाग का टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा उनका फिर से निर्माण होता है।
अब आप लोग ये सोचोगे निक्षेपण होता क्या है। निक्षेपण इतना आप समझ लीजिए कि अपर्दन में क्या होता है, टूट कर घिसते हैं, और निक्षेपण में वो इकट्ठे होते हैं, किसी भी विभिन्न माध्यमों से इकट्ठे होते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा होती है, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन भी जल के द्वारा होता है, यानी कि कटाव, और निक्षेपण यानी कि जमाव। तो ये इस दोनों भी जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले को हम कहते हैं पर्वत, दूसरा है पठार, पर्वतों, पठारों एवं मैदानों, यानी कि पर्वत, पठार और मैदान में इसको हम बांट सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले पर्वत के बारे में जानते हैं। तो पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि नेचुरल हाइट है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये चौड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। तो यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ ऐसे भी पहाड़ होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो बादलों से ऊंचे होते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो तापमान कम होते जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कम होगा, और जलवायु जो है ना, वहाँ का जो वातावरण है वो ठंडी आपको लगने लगेगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं, यानी कि उसे हिमानी कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिमानी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। यानी कि सिर्फ हम लोग इतना जानते हैं कि पर्वत जमीन के ऊपर ही है, लेकिन पर्वत जो है ना, जमीन समुद्र के भीतर भी है, समुद्र के नीचे भी है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी हमारे धार्मिक सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है कि मैनाक पर्वत या फिर और भी कोई पर्वत समुद्र के नीचे है, तो जाने ना क्या करते हैं, आज के जो कुछ अपने आप को ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति मानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन वही चीज़ बाद में पता चलती है कि ये तो सही है, और इसको जन्म भारत के लोगों ने बहुत पहले बताया हुआ है। तो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आप उसके अगर मैदानी भागों में रहते हो या फिर हो सकता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में आप रहते हो, तो वहाँ से आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, और इसलिए खड़ी ढाल जब होगी, यानी कि इस तरीके से जब होगी, तो इस पे जो है ना कोई पानी का टिकना संभव ही नहीं है, या संभव अगर होगी तो इसमें जब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो इसलिए ये कृषि योग्य भूमि की यहाँ पे कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में हो, जैसे कि इधर अब ये रेखा है, अब यहाँ पे ये पर्वत हो गई, इस तरीके से जो होती है पर्वत, उसको क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है, उसको श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। समानांतर मतलब समान अंतर के श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, और एंडीज ये दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि आप अध्याय 5 के मानचित्र में देख सकते हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी कुछ पर्वत ज़्यादा ऊंची होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, तो कुछ बहुत छोटी होती है। अब देखिए यहाँ एक फैक्ट्स जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। प्रशांत महासागर में स्थित
मोनाकी पर्वत है जिसको हवाई द्वीप कहा जाता है, सागर की सतह के नीचे यानी कि सागर यानी कि समुद्र के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो एवरेस्ट शिखर की जैसा कि हम जानते हैं कि 8,848 मीटर है, जो कि प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर जिसकी हाइट बढ़ती रहती है, यानी कि हिमालय एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। तो अभी फ़िलहाल हम मान के चलते हैं कि 8,848 मीटर। तो अगर इससे हम इसकी तुलना करें तो लगभग कह सकते हो कि 1,500 मीटर यानी कि लगभग 1,500 मीटर अधिक ऊंचाई है एवरेस्ट से। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान क्या रखना है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब प्रश्न ये आ रहा होगा कि वलित पर्वत होता क्या है। तो वलित नाम है, वलित का मतलब होता है मुड़ावदार, यानी किसी भी प्रेशर के कारण जो चीज़ बनती है उसको वलित कहते हैं। देखिए बहुत समय पहले जो है भारत पूरे विश्व में क्या था कि ये 2 ही, एक स्थल रूप था जिसको पेंजिया कहा जाता था और जो जल रूप था, का भंडार था, उसको पैंथलासा कहा गया। और धीरे धीरे ये जो है ना अलग अलग बंटने लगे और अलग अलग जब बंटने लगे तो जो भारतीय क्षेत्र था, जो भारत का क्षेत्र है, वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगा और उत्तर की तरफ जो बढ़ने लगा तो भारत और एशिया के बाकी हिस्से के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था टेथिस सागर। तो जब ये आगे बढ़ने लगे और तो उससे क्या हुआ कि वो जो है ना आपस में टकराया। तो टकराने के कारण बीच का जो जल था, सागर जो था, वो अपने आप एक मोड़ ले लिया, यानी कि ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ हो गया और उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से निर्माण होने के कारण इसको हम वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है जिनकी सतह क्या है, उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। शिखर शंक्वाकार मतलब इस तरीके से है, शिखर शंकु के आकार का है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है और यह अरावली श्रृंखला कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश के पास। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्प्सियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ये क्या होता है कि अपर्दन इसका होते रहता है, घिसाव होते रहता है, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि कम होते जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वह है भ्रंशोथ पर्वत। तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरीके से, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर एक कुछ ऐसे होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाता है तो तब भ्रंशोथ पर्वतों का निर्माण होता है और इसके 2 भाग होते हैं। तो एक को कहते हैं उत्खंड यानी कि ह्रास्ट और दूसरे को कहते हैं नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यानी कि भ्रंशोथ पर्वतों का उदाहरण है राइन घाटी, जो कि कहाँ है, यूरोप में है, और वासजेस ये भी यूरोप में ही है। ये भ्रंशोथ पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। विश्व मानचित्र में आप इसको पता भी कर सकते हैं, मतलब एटलस से लीजिए और उसमें भारत के भौतिक मानचित्र मतलब विश्व के भौतिक मानचित्र में आप इन्हें देख सकते हो। उसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है।
अफ्रीका महाद्वीप में है माउंट किलिमंजारो और जापान में है फ्यूजियामा। ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखिए, पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। पर्वत के जल का क्या होता है, ये संग्रहागार होता है, यानी कि एक तरीके से स्टोर रूम होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। पन बिजली यानी कि पानी से बनने वाली जो बिजली होती है उसको पन बिजली कहते हैं, तो पन बिजली के लिए भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ होती है छोटे छोटे जो भूमि का खंड है जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है उसे वेदिकाएँ कहा जाता है। तो वेदिकाएँ कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन, चारा, आश्रय यानी कि रहने के लिए जगह और दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। यानी कि अगर पर्वतों के प्रचलित खेल की अगर बात करें तो वह है पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब जो है ना पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। और ऐसे स्थान, क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? बिल्कुल, आप इसे नेट पे सर्च करके बता सकते हैं। अब ये देख रहे होंगे, ये देखिए ज्वालामुखी को ये दिखाया गया है। अब अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे ये इसमें से आप देख रहे हैं ज्वालामुखी का विस्फोट जो हुआ है, तो उसके कारण इससे हवा निकलती है, भाप निकलता है और गैस इत्यादि निकलता है। और उसी के साथ साथ ये जो दाने दाने देख रहे हैं तो ये है लावा, और उसके बाद यहाँ से भी लावा निकलती है और ये किनारों पर जाके पिघल के और ये जमती है। तो इस तरीके से सैलों का निर्माण होता है, जो कि आप 7वीं कक्षा में जानेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम जानेंगे पठार के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।